जय हिंद। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बेटा, हौसलों की ज़रूरत होती है। अब आप लोग को भी हम चेक कर रहे हैं कि कितना हौसला आप लोगों के अंदर, कितना आप लोग ज़ोर शोर से पढ़ाई करना चाहते हैं। अब आप लोग को डेली बाई डेली रोज़ शाम 7 बजे एक क्लास आप लोग को हिस्ट्री का मिलेगा। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर करके हम लोग सभी बुक को ख़त्म करेंगे। तो अभी तक की क्लास तक ले बाबू आप लोग को हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि हड़प्पा सभ्यता ईंट मन के तथा अस्थिया, उसको खूब बढ़िया से पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया अलग क्वेश्चन, जौन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वही क्वेश्चन को खाली लिए हैं। जिसको पूछने की संभावना अधिक है वो क्वेश्चन को भी कराएं। 2 नंबरिया 5 नंबरिया क्वेश्चन भी करा दिए। यानी कि चैप्टर 1 से आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है ना। एकदम ऐसे ही डटे रहना है। अब आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे यानी कि राजा, किसान और नगर। तो चलिए बिना किसी देरी को इस चैप्टर को अब हम लोग धाराधर से ख़त्म करें और पढ़ के इसको 1 शॉट ये सीरीज चल रहा है ना बाबू। अब 1 शॉट का मतलब हुआ कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। एगो वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एगो में आप लोग को सब्जेक्टिव मिल जाएगा। वरना पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करने पर ढेर दिक्कत हो जा रहा है। बच्चा एगो देख रहा है, दूसरा का फिर पार्ट छोड़ के तीसरा का, पैसे बच्चों लोग को खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए बाबू आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो देखिए पहले का चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो राजा और उसके बाद किसान या फिर नगर, ये जितने भी राजा हैं, किसान है, नगर है, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कब से लेकर कब तक? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखिए 600 BC से लेकर के 600 AD तक के बीच के हम लोग को इतिहास को पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जेम्स प्रिंसेप के बारे में। रुकिए थोड़ा सा पेन का कलर, हाँ हो गया चेंज। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जेम्स प्रिंसेप के बारे में। ही क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एगो पागल लोल अधिकारी, चलाक था यार, चलाक अधिकारी था, है ना। उसके बाद देखा जाए तो प्रारंभिक राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे अभी हम लोग देखें तो बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड है, ये प्लांटे खान, 1000 गो अभी आप लोग को 1000 गो ना यार, है ना। अभी आप लोग को इतना सारा राज्य मिल जाएगा। लेकिन पहले के समय में जब प्राचीन इतिहास था, हमारा प्राचीन भारत था, उस समय में कौ गो राज्य था। और आप एक बात और बाबू आप लोग याद रखिए कि उस समय के राज्य को हम लोग महाजनपद बोला करते थे। तो प्रारंभिक राज्य देखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक आरंभिक साम्राज्य। एक आरंभिक साम्राज्य का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए ये हो गया अपना, समझाइए देते हैं इसको यहाँ पे। जैसे मान के चलिए लगभग हमारा भारत हो गया। तो भारत में एगो राज्य हेजिका हुआ, एगो हेजिका हुआ, एगो हेजिका हुआ, एगो हेजिका हुआ, एगो हेजिका। मान के चलिए अभी यहाँ पे हम 3, 2, 5 गो राज्य बनाए हुए हैं। तो इस राज्य के बारे में हम लोग देखें, है ना। तो मिटक गया यार, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ देखिए मान के चलिए हम इस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये राज्य हो गया यानी कि ये हमारा हो गया महाजनपद। अब ये महाजनपद मतलब राज्य, महाजनपद मतलब बोले तो आज का राज्य। तो ये हो गया हमारा राज्य। तो अब राज्य का मान के चलिए, तो राज्य का मान के चलिए हम नाम धर दिए इसका बिहार। तो अभी हम इस पे अगर शासक वर्ग को देखें तो अभी कौन चीज़, अभी नीतीश कुमार जी का शासन चल रहा है। इसके पहले कांग्रेस भाजपा है, ये 1000 गो। ये जो राजा का पद्धति है बदलते जा रहा है, लोकतंत्र है अभी क्योंकि। लेकिन उस समय ऐसे नहीं था। उस समय एगो राजा है, उसका लड़का, पोता, नाती, पोता, खोता, खोती 1000 गो, उसी का वंशज चलेगा, है ना। तो उसी के वंशज का हम यहाँ पे हम लोग नाम धर देते थे राजा का वंश या फिर राज, उसको हम लोग उसको वंश बोलते थे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिएगा हर्षवर्धन वंश, शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश। और उसके बाद हम लोग को जो मेन फाइनली पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे एक आरंभिक साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश के बारे में। तो देखिए यह तो हमारा हो गया बेचारा राज्य। जैसे यहाँ पे था मगध, है ना, बिहार के ही बिहार से ही यहाँ पे हमारा शुरू हुआ था मगध। तो मगध पर कई गो राजा का वंश, जैसे मान के चलिए अभी हम हैं, है ना। तो अभी हमारा वंश चल रहा है, हमारा में कोनो कमजोर है और दूसरा का मार दिया। तो अभी हमारा वंश का नाम कुछ और था, हमारे साम्राज्य का नाम कुछ और है। और जब दूसरे खानदान का आएगा तो वो अपना खानदान के नाम, इस वंश का नाम धरेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है साम्राज्य के बारे में। ओकरा पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे राजधर्म के नवीन सिद्धांत में देखा जाएगा दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। ओकरा पे देखेंगे हम लोग बदलता हुआ देहात। इसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि की उपज बढ़ गई थी, लेकिन बढ़ने के कारण किसानों को कुछ फायदा वायदा ना था, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर देखा जाएगा नगर और व्यापार, उस समय की नगर कैसी थी और नगरों का व्यापार में क्या योगदान था। तो इसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। और फिर 7 और 8 उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि भविष्य में
इतिहासकार बनना चाहते हैं, ये सब पढ़ ओढ़ के इतिहासकार इतिहास लिखना चाहते हैं। तो 7वां 8वां अभी मत समझिए जाए अपन को तो इतिहासकार बनना ना है, काहे के पढ़ा रहे हैं सर। तो कोनो बात ना बाबू, हमारा दिया है यानी कि एजिया से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देखेंगे 7वां नंबर टॉपिक में। 8वां में देखेंगे हम लोग अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी कि जो भी अभिलेख मिल रहा है उसकी सीमा क्या है, साक्ष्य की सीमा क्या है ना। और ये सब कब से लेकर कब तक, यानी कि 6ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक ले 6ठी शताब्दी तक, यानी कि 600 BC से 600 AD तक, बिना किसी टेंशन के। चलिए पहिल का जो हमारा टॉपिक था ये बेचारा जेम्स प्रिंसेप, इसको दे दनादन खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है जेम्स प्रिंसेप तथा देवनाम प्रियदर्शी। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में तनी मनी जान लीजिए लोग। जेम्स प्रिंसेप कौन सी था, तो EIC के मतलब हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये वो अधिकारी था। कौन सी था बाबू, अधिकारी था। उसके बाद अभिलेख और सिक्कों पर जितना भी ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था जो भी बातें, उसको यानी कि पढ़ने में सक्षम था। यानी कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था, तो ये पढ़ा था अपन कौन, जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे प्रिंसेप लिखा गया, इसका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप है। उसके बाद देखा जाए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे ही अभी करेगा कि सिक्कों और अभिलेखों पर ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। और फिर ये पढ़ते पढ़ते अशोक का जो अभिलेख मिला था, अशोक अपना हर एक अभिलेख पर लिखवाता था, अपन नामों डलबे नहीं करता था, लिखवा देता था देवनाम प्रियदर्शी। अब देवनाम प्रियदर्शी कौन है यार, हजारों को अभिलेख मिला है, हजारों में ये बात है। तो ये जो प्रियदर्शी का मतलब था अशोक, प्रियदर्शी का मतलब अशोक, ये कौन बताया था सर्वप्रथम, जो भैया ये जो प्रियदर्शी नाम आ रहा है ये अशोके है, तो ये बताया था अपना कौन था, ये जेम्स प्रिंसेप था। कौन था बाबू, जेम्स प्रिंसेप था। अब दूसरा का नंबर अपन टॉपिक चालू हो गया यहाँ पे, आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य बोले तो आरंभिक जो हमारा राज्य था, जैसे अभी यूपी, बिहार, बंगाल ऐसे है, उस समय में कैसे था, कैसे था ना। तो उस समय देखा जाए तो हम लोगों को एक किताब मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 गो महाजनपद की चर्चा है। 16 गो महाजनपद बोले तो 16 गो राज्य, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल अभी का है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 16 गो हमारा हो गया, क्या हमारा राज्य हो गया, ऐसे बना लीजिएगा, 16 गो राज्य हो गया। अब 16 गो राज्य, अभी सब राज्य बनना कब शुरू हो गया था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक सब राज्य बनना शुरू हो गया था। अब शुरू कैसे हुआ था, इसके पीछे का तनी सा स्टोरी ऐसे है कि उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 BC के लगभग आसपास में कौन चीज़ का खोज हो गया था, लोहा का खोज हो गया था। अब लोहा के खोज होने के कारण बाबू वहाँ पे उद्योग धंधे लगने लगे। अब उद्योग धंधा लगने लगा तो ये काम करे खातिर मजदूर चाहिए, फिर ढोएला व्यापारी वर्ग चाहिए, बेचे खातिर बाजार चाहिए, यानी कि लोग एक लगे आके जुटने लगे। यानी कि भैया उसका झगड़ा मारपीट, रोड की कमी, रोड है नाली है कर हेने जा रहा है, तो घर में घुस गया सड़क, हजार को टेंशन आएगा। तो इस सब को संभालने के लिए किसी ना किसी एक आदमी के निर्णय लेने के लिए जरूरी आवश्यकता तो होगी। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए जब भैया एक आदमी होना चाहिए, इसके लिए राजा का पद आ गया है ना। राजा का पद आ गया है तो शासन करने लगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम लोग को को मिलता है बाबू, महाजनपद, यानी कि ये भी क्वेश्चन शायद ना अंगुत्तर निकाय का नहीं दिया आप लोग को NCERT किताब में, है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं कि किस किताब से 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को प्राप्त जानकारी प्राप्त होता है, तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अब 16 गो में 16 थोड़ी ना महत्वपूर्ण था, ऐसा ही हम लोग देखें तो 5 गो की 6 गो ये कर देखिए, 6 गो बहुत महत्वपूर्ण था। बजी, कुरु, मगध, 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, बजी, कुरु, मगध, कुशल, पंचाल, अवंती। बजी, कुरु, मगध, कुशल, पंचाल, अवंती, ये 6 गो फेमस था। अब 6 में से 6 को पढ़ेंगे तो इसके गोड़ गुबड़ हो जाएगा, कुछ समझ में ना आएगा। तो इसमें हम लोग कौन चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एगो बस मगध के बारे में पढ़ेंगे। अब वो मगध पर मान के चलिए ये हो गया हमारा मगध भारत का। अब मगध में भी कई गो वंश, पहिल का मान के चलिए हमारा वंश है, फिर हमारा बाद किसी और का है, फिर उसका है, कई गो के पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग एगो शासक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एगो साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी, मौर्य साम्राज्य। चलिए तो ये बता दिए। ओकरा बाद इस पर शासन कैसे होता था, तो कहीं कहीं कौन चीज़ था, राजा लोग शासन करता था, और कहीं कहीं कौन चीज़, लोगों का समूह शासन करता था। जैसे हम लोग यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा राज्य हो गया, और यहाँ का कुछ लोगों का समूह बना लिया गया। समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा मानेगा,
ऐसा जहाँ पे व्यवस्था था उसको गण और संघ कहा गया। गण और संघ में क्या होता है जी, तो लोगों का समूह जो होता है वो शासन करता है। कई बार ना हमारे बाबू कई बार पूछा गया है जो बजी कौन चीज़ है, बजी कौन चीज़ का उदाहरण है, तो बजी कौन चीज़ का उदाहरण है, तो बजी संघ का उदाहरण है, बजी संघ का उदाहरण है। उसके बाद जो ये हमारा महाजनपद होता था, इसकी राजधानी को क्या किया जाता था, किलाबंदी, यानी कि घर के आसपास सभी आप लोग जो बाउंड्री देखते थे वैसन का बाउंड्री थे, एक किला को घेरा थी, राजधानी को घेरा जाता था, यानी कि किलाबंदी किया जाता था। फिर ये लोग अपन का करता था, साम्राज्य का विस्तार, जमीन भूमि का विस्तार ये लोग क्यों करता था, पहले प्यार से लड़ाई झगड़ा सब करता था, क्यों लड़ाई झगड़ा कर करके अपना ही राज्य यानी कि साम्राज्य का जो क्षेत्र था, सीमा था, उसका विस्तार करता था। तो अब हम लोग को कौन सी पढ़ना है जी, 16 गो महाजनपद पढ़ लिए। अब 16 महाजनपद में सबसे आगे कौन निकल गया, मगध। पूरा भारत पर, संपूर्ण भारत पर ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान तक ले मतलब पूरा कब्जा कर लिया था मगध। मगध साम्राज्य फैल गया था। ये सब जितना था, कुरु पंचाल बजी, धीरे धीरे सब को अपने में समेटता हुआ चला गया। तो अब हम लोग को कौन चीज़ देखना है, मगध के बारे में। तो चलिए देखिए, मगध जो हमारा था 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरा, सबसे महाशक्तिशाली उभर के सामने आया। क्वेश्चन हमारे बाबू कई बार पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, बढ़ना एक बाद सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में हम कराइए देंगे कि मगध सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन चुका था 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। इसका क्या कारण था, तो कारण बताना पड़ेगा। भैया जो मगध का क्षेत्र था वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ था। कृषि तो पूछवे मत करिए, एकदम बुइएगा एगो बीज हो जाएगा, एकदम आधा कट्ठा में 10 आदमी के खाए लायक एकदम अनाज होता था। मतलब कृषि यहाँ पे बहुत बढ़िया होता था। उसके बाद देखा जाए कि लोहा का खोज हुआ था, लोहा मिल गया कहाँ पे, झारखंड में। लोहा मिल गया जिसके कारण एकदम औद्योगिकरण हर एक चीज़ के, हसुआ खुरपी भाला बर्छी जौन जौन चीज़ उस समय का था, वो खेत जोते वाला हल, मतलब जितना उस सब का समय का थी, उस समय का जितना भी लोहा से बनाने वाला चीज़ था सब हमारा कौन चीज़ से बनने लगा, लोहा से बनने लगा। जिसके कारण वहाँ की तकनीकी में और चेंज आ गई, एकदम धराधर कृषि की तकनीकी में चेंज आ गई, हर एक चीज़ में एकदम चेंज आने लगा। धराधर से ही जो हमारा मगध था ये आगे बढ़ने लगा। उसके बाद कौन चीज़ मिल गया, हो जगह हाथी। उड़ीसा में कौन चीज़ मिल गया, हाथी। हाथी काहे खातिर, मान के चलो एक बोरी आप लोग को दिया जाएगा इस जगह से 1 किलोमीटर लेकर चलने के लिए, बीच में 50 साल ही रखेगा लोग। लेकिन हाथी से एकदम बड़का बड़का चीज़, बड़का बड़का लकड़ी हो गया, बड़ा बड़ा कोई चीज़ हो गया, उसको टनवाया जाता था, यानी कि ये लोग परिवहन का काम करता था हाथी। उसके बाद मार्ग, यानी कि जो रास्ता था, रास्ता भी एकदम खूब मस्त सुंदर चकाचक था। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि भैया हमारा कृषि योजना ठीक ठाक था। दूसरा का लिखना है कि झारखंड में लोहा का खोज हो गया, जिसके कारण वहाँ पे जो भी हमारी उपकरण थी, हर हंसुआ खुरपी जो भी कृषि से संबंधित खास करके उपकरणें थी, वो सब पूरा बढ़िया से उस सब का विकास होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में उस सब का उपयोग होने लगा, जिसके कारण कृषि हर एक चीज़ में एकदम क्रांति छिड़ गई। उसके बाद हाथी एकदम था, ये नहीं भारी भारी चीज़ों को ढोने के लिए रास्ता एकदम मस्त था। उसके बाद बोलना चाहिए भैया एक से एकाल एकदम योग्य, और क्या बोलते हैं उसको, योग्य, एकदम एक से एकाल योग्य राजा थे वहाँ पे। अजात शत्रु, बिंबिसार, महापद्म नंद जैसे एक से एकाल योग्य राजा का वहाँ पे होना, जो कि बताता है ये देखिए सब चीज़ रहेगा, लेकिन राजा ही एकदम बकलोल रहेगा तो फिर कैसे होगा, नहीं। तो ये सब था। उसके बाद प्लस में राजा भी एकदम ताकतवर एकदम धांसू था लो, जिसके कारण मगध एकदम सबसे साम्राज्य और समृद्ध एकदम सबसे बड़का महाजनपद बन गया। उसके बाद पूछ देगा जो जो बौद्ध और जैन जो भी थे हमारे, ये लोग कहाँ से, ये सब बौद्ध और जैन कहाँ से निकले हैं लोग, तो ये भी निकले हैं यहीं से, इसी महाजनपद में से, मगध से। उसके बाद आगे देखा जाए तो ये जो था मगध महाजनपद की शुरुआती राजधानी कहाँ थी, तो राजगार था, राजगार। तो राजगार का मतलब हुआ कि राजा का घर, है ना, राजा का गार यानी कि राजा का घर। इसको यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो अभी अरे राजगीर, यार वर्तमान का राजगीर को क्या कहा जाता था, राजगाह कहा जाता था, राजगाह, है ना। राज मतलब राजा, गाह मतलब घर, राजा के घर को क्या बोलते हैं हम लोग, राजगाह। राजगाह से क्या नाम बदला उसका, राजगिरी, राजगिरी से बदल गया राजगीर। ओकरा पे देखा जाए तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बदल गया ये राजधानी, मगध का राजधानी कहाँ पे हो गया, पटना हो गया है। पटना बोले तो पाटलिपुत्र उसका पुराना नाम। अब तीसरा का नंबर हम लोग देखें, एक आरंभिक साम्राज्य। अब एक आरंभिक साम्राज्य यानी कि मगध के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे बिहार से ही निकला था मगध। अब मगध पर भी कई गो वंश इसके पहले शासन कर चुका था। सबसे पहले था हर्यंक वंश,
ओकरा बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद था नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम राजा का नाम कौन चीज़ था? तो धनानंद। उसको मार करके कौन मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इसके प्राइस जो क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक, अरे मतलब इसके पीछे का जो इतिहास था आप लोग को समझ रहा थी, आप लोग को हम समझा दिए कि मगध पर कई गो राजवंश अभी तक ले ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले भी कई गो उस पर शासन किया कर चुका था। तो सबसे पहले हर्यंक वंश, दूसरा का शिशुनाग वंश, और तीसरा का जो था वो नंद वंश का शासन था। और नंद वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था? तो इसका नाम था धनानंद, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य कहा जब तुम हट, तुम गोतीय खानदान तुम्हारा हटो, अब हम शासन करेंगे, हमारे साम्राज्य का नाम रहेगा कौन सी? मौर्य साम्राज्य। तब हम लोग चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व। कौन किया था? तो उस संस्थापक के नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एकदम योग्य राजा था। कारण इसका क्या नाम था बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। 321 ईसा पूर्व कौन सी किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके समय में ये कब्जा कहाँ तक ले कर लिया था? इसके समय में मगध कहाँ तक ले, मगध का विस्तार हो गया था। तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी कि बोले तो ये नहीं कर पूरा इंडिया, और फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा धैले एकदम मौर्य साम्राज्य का पूरा शासन चलता था। ओकरा बाद देखा जाए तो अब देखिए, अब ये आप लोग को बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक ले चंद्रगुप्त मौर्य का किया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ले कब्जा किया था, संस्थापक ही था। ओकरा बाद 321 ईसा पूर्व कौन सी? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर फेंक तो नानू रहे हैं, कहाँ से आप हम लोग को ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं? तो बाबू हमारे आप लोग की किताब ये तो आप लोग के NCERT में ना मिलेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, क्या नहीं गया यार, आप लोग मेगास्थनीज का एगो किताब है इंडिका, इस इंडिका किताब को आप लोग खोल के पढ़ सकते हो। मेगास्थनीज कौन था? तो ये इसको क्या बोलेंगे यार, ये राजदूत था, है ना। ये कौन सी था? राजदूत था, है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो इनके प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त। देखें दो चीज़ आप लोग को याद रखना, जैसे आ जाएगा, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखित स्रोतों का वर्णन करें, यानी कि लिखित स्रोत के बारे में बताओ भाई हमारे जो मौर्य। ये क्वेश्चन आप लोग का जायज़ था, सर इतना बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, क्वेश्चनों में पूछबो करता है जी बाबू हमारे तुम बताओ। तब आप लोग ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में भैया लिखित स्रोत बताओ, तब तुम बोलो, आप लोग को बोलना है कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजती दरबार में राजदूत का कार्य करता था। और उसी ने एगो लिखा है इंडिका किताब, जहाँ नाम है मेगास्थनीज बोल रहे हैं, जहाँ नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का पूरा विस्तार से एकदम जानकारी दिया गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। चाणक्य का एगो दुगौरी नाम था विष्णुपुत्र और कौटिल्य भी नाम से इनको जाना जाता है। ये वो किताब लिखे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन चीज़ जी? तो अर्थशास्त्र बोले तो आई कौन चीज़, यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही किताब नहीं है, ये राजनीतिक किताब है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का किताब है। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो, यानी कि राज्य का कानून व्यवस्था कैसे कैसे कौन चीज़ चलता था उस सब चीज़ के बारे में इसमें वर्णन है। यानी कि आप लोग दो लिखित स्रोत यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के लड़का का नाम था कौन चीज़? अशोक। कौन सी नाम था बाबू? अशोक। अशोक आया तो कौन सी कर लिया? अशोक आया तो कलिंग को भी जीत लिया। कलिंग बोले तो अभी वर्तमान का उड़ीसा। उसके बाद आगे देखा जाए तो अशोक जौन था ये कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता की खोता, इसको जौन सी मर्जी तौन सी बोल लीजिए, नाती शायद बोला जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी अशोक के बाबा का नाम कौन चीज़ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये उनका नाती था। तो अशोक का किया था, अशोक ऐसा का राजा था, अशोक प्रथम इतिहास का ना भारत का वो पहला शासक था जो कि अभिलेख लिखवाना शुरू किया। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाना कौन शुरू किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार बोल नहीं सकते हम, है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का सब मोहर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या शुरू किया था? अपना अभिलेख के माध्यम से क्या करता था? धम्म की शुरुआत कर दी, यानी कि धम्म की शिक्षा सब कोई को देना शुरू कर दिया। धम्म के मतलब धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हमारे बाबू, कर्म के मार्ग पर अच्छे कर्म करो, है ना। और इसके बाद इसने क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से कुछ अच्छे बातें लोगों को बताना शुरू किया। बातें अच्छा बताना क्या शुरू किया? जो अपने से बड़े लोगों का आदर करिए,
छोटों से प्यार करिए, साधु के प्रति उदार रहिए भाई, क्योंकि साधु जो भी आ रहा भिक्षा ऐसी भिक्षा मांगने उसको आराम से दे दीजिए। अभी ना एकदम टान के बैठ जाइए दे यहाँ तो बढ़िया है तो मांग के काहे खा रहा है, नहीं, उदार बने रहिए। दासों के प्रति उदारता रखिए और दूसरे धर्मों का सम्मान करिए। मान के चलिए आप अपने धर्म का, आप अपने धर्म से किसको किसके अपने धर्म से यार लगाव नहीं होता है, सबको अपने धर्म से लगाव और प्यार होता है। और इसका मतलब ही ना जो अपना धर्म को तो एकदम सर्वोपरि मान लिए दूसरा के लगे गरियाए, नहीं, आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म को अगर आप प्यार करते हैं, अच्छे मानते हैं, तो दूसरे के धर्म को उल्टा भला बुरा क्यों कहिएगा, दूसरे धर्मों का सम्मान करिए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साम्राज्य का शासन व्यवस्था, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था इसका शासन व्यवस्था कैसे होता था। तो उस समय इसका 5 गो राजनीतिक केंद्र था, 5 गो मुख्य राजनीतिक केंद्र था, पटना, तक्षशिला, उज्जैनी और तोसाली और सुवर्णगिरी, है ना। और उसके बाद देखा जाए तो इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलल था, और पाकिस्तान से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक ले। उसके बाद देखा जाए तो साम्राज्य के शासन प्रशासन तो हम लोग देख लीजिए कि 5 गो ही कौन चीज़ था, मुख्य केंद्र था इसका राजनीतिक केंद्र। उसके बाद ही क्या किया था, धम्म महामात्र टीम, है ना, वैसे क्वेश्चन आता है जी अशोक की धम्म महामात्र क्या है, तो ये कौन चीज़ था बाबू, तो धम्म महामात्र एक अधिकारियों का टीम था, 10-12 जन 20-50 जन, इसमें कौन ची थे, अधिकारी लोग थे। अभी मान के चलिए अशोक जा के घरे घरे थोड़ी ना चेक करते रहे धर्म के मार्ग पर चल कि ना, धर्म को फॉलो करा है, चाची खट 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 दरवाजा खोलो तो धर्म का पालन कर रही हो कि ना, नहीं, अशोक राजा है यार, कितने लोगों से मिलेगा। इस चीज़ के लिए वो लोग उसने कौन सी किया था, अपने राज्य में धम्म महामात्र अधिकारियों का टीम का गठन किया था, जिनका काम कौन सी था, लोगों को चेक करना चाहिए भैया तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो कि ना। उसके बाद देखा जाए तो मेगास्थनीज को काम दिया गया था, कौन सी मेगास्थनीज कौन था जी बाबू, तो ये था राजदूत, कौन था ये, राजदूत था। ये जो राजदूत था उस सेल्यूकस निकोटर का ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकोटर की बेटी से कौन शादी किया था, चंद्रगुप्त मौर्य शादी किया था, और उसी के बदले में दहेज में लिया था पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब देखा था, मान के चलो जिससे लड़ाई लड़े हो उसके कि यहाँ बेटी दे रहे हो, का पता मार उड़ के फेंक दे। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब भैया जाओ तो मेगास्थनीज जाके देखते रहना जो बेटी को हमारा कैसे रख रहा है। सेल्यूकस निकेटर किसको भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज आया तो साम्राज्य का शासन प्रशासन को देखते हुए कौन सी बनाया था, एगो समिति और 6 गो उप समिति बनाया था। और उसके बाद तनी से देख लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य था ये इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ की मूर्ति कला जो था वो एकदम धांसू था। उसके बाद एक से काल एकदम योग्य राजा हुए लोग, स्थापत्य कला भी एकदम चरम सीमा पर था, एकदम पूरा धांसू था। चलिए अब हम लोग देखते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत। मतलब बोले तो यार चलो न कर दक्षिण भारत घुमा के लाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दक्षिण भारत यानी कि उन्हें कर दक्कन का एरिया धर लीजिए, या फिर यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया। उस समय में उन्हें का और 3 गो इन्हें कर हमारा ये वंश होता था, 3 गो मतलब वंश होता था, जैसे महाजनपद अभी हम लोग बोलते हैं, चेर, पांड और चोल। कौन सी बाबू, चेर, पांड और चोल, बताइए। चेर, पांड और चोल उत्तर भारत से संबंधित है या फिर दक्षिण भारत से, तो क्या बोलना है आप लोग को, दक्षिण भारत से। और जितना भी था लो चेर, पांड और चोल ये सब समृद्ध था, समृद्ध मतलब एकदम शक्तिशाली था, पैसा कौड़ी का लोग के लगे कोनो कमी ना था। इन्हें करके जो राजा होता था वो अपने आप के सरदार कह के चिल्लाता था, बोलता था कि हमको राजा मत बोल भाई, सरदार बोल। उसके बाद इधर का जो कुषाण राजा था लो, है ना, ऐसे याद कर लीजिए, कुषाण राजा था लो। कुषाण राजा अपना नाम में कौन सी लगाता था लो, देवपुत्र। क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से राजा अपने नाम में देवपुत्र लगाते थे लो, तो कुषाण राजा अपने नाम में देवपुत्र लगाते थे लो। उसके आगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इलाहाबाद स्तंभ, जिसका नाम कौन चीज़ है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन लिखवाया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन लिखवाया है, तो लिखवाने वाले का नाम कौन सी बाबू, हरिसेन। कौन चीज़, हरिसेन। हरिसेन कौन थे, तो ये एगो राज कवि थे, किसके दरबार में, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन चीज़ थे, राज कवि थे। तो आप लोग से क्वेश्चन ऐसे तो दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के राज कवि कौन थे, तो वो थे राजा राजा नहीं हरिसेन। कौन थे बाबू, तो कवि हरिसेन थे। किसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया है, तो हरिसेन लिखवाया है।
ओकरा बाद इलाहाबाद स्तंभ के नाम से किस स्तंभ को जाना जाता है, किस अभिलेख को जाना जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जाना जाता है। 5 नंबर में अब हम लोग देखा जाए कि बदलता हुआ देहात। तो राजा में जनता में राजा की छवि। तो राजा क्या करता था, एगो कहानी मिला हम लोग को जातक ग्रंथ में, पाली भाषा में एगो कहानी हम लोगों को देखने को मिला है, जिसमें जहाँ एगो राजा क्या करता है, भेष बदल के जनता के बीच में जाता है। जनता बोले तो लोगों के बीच में अपना बारे में जानने को चाहता है, जो भैया ये लोग जो है ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये क्या किया था, भेष बदल के कहाँ गया था, जनता के बीच में गया था। जनता के बीच में गया था, जाके पूछ रहा था, भैया बताओ तो अपना गांव के राजा वो क्वेश्चन है। और राजा एक ना ये गया था चेक करने के लिए, जब बताओ तो अपना क्षेत्र के राजवा क्वेश्चन है, क्या सोचते यार उसके बारे में। और जानता इतना ना गरियाई, इतना ना उल्टा पुल्टा बोली, इसका एकदम दिमाग हैंग कर गया था पूछने के लिए। तो जानता बोली कि ये राजा है, वो घूसखोर है, ये है वो है। इतना राजा के होते हुए क्या हो रहा है कि हमारे साम्राज्य में क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है। जौन बच रहा है वो चोर लेके चला जा रहा है, रात का चोरी हो जा रहा है, दिन में आ जा रहा है लोग टैक्स वसूलने वाला, टैक्स लेकर चल जा रहा है लोग। जितना का हमारा जितना का हमारा कृषि ना हो रहा है, जितना का कमाई ना हो रहा है, उतना रात के चोर लेके चला जा रहा है। दिन में आ के कौन परेशान कर रहा है, ये टैक्स वसूली वाला राजा के अधिकारी परेशान कर रहा है। जे के कारण लोग डर डर के मारे कहाँ भाग रहे थे। एक एगो रास्ते था, जंगल में भाग चलो यार, ये दोनों से छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन चीज़ पढ़ना है कि आगे, यानी कि लोग भाग रहे थे, तो अब कौन चीज़ राजा अधिक कहाँ लगा दिया था, कर लगा दिया था, जे के कारण लोग कौन चीज़ करने लगे, भैया कर बढ़ा दिया तब क्या कर सकते हैं। एगो तो जंगल में भागो और ना तो दूसरा का कौन चीज़ उपज बढ़ाओ। तो उपज बढ़ाने के तरीके कई लोग कौन चीज़ करने लगे कि हल का यूज़ करने लगे ये लोग। ओकरा बाद लोहे के फाल यानी कि कुदारी का यूज़ करने लगे लोग। ओकरा बाद सिंचाई के लिए कौन चीज़ का यूज़ करते थे, कुआं का, तालाब का और नहर का उपयोग करने लगे, जिसके कारण कौन चीज़ हो गया, हमारा उपज तो बढ़ गया। अब हम लोग को देखना है ग्रामीण समाज में विभिन्नता, यानी कि ग्रामीण समाज में उस समय विभिन्नता थी या नहीं थी। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि उतना जो ऊपर तकनीकी का यूज़ किए लोग कि गढ़ा का बोलते हैं यार उसको, पोखरा से, ओकरा बाद नहर से, और ओकरा बाद इधर कौन चीज़ था, पोखरा नहर, हाँ कुआं से हम लोग क्या करने लगे, ये लोग सिंचाई करने लगे, लोग लोहे के फल का यूज़ करने लगे लोग, ओकरा बाद हल का यूज़ करने लगे लोग, जिसके कारण उपज तो बढ़ा। लेकिन हमारे देखिए उपज बढ़ गया, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिला यार। किसानों की स्थिति कैसे थी, दयनीय थी। मतलब बोले तो जैसे मान के चलिए, पहले हमारा उपज होता था 10 रुपया का, तो टैक्स लगता था 20 रुपया, लेकिन अब का हो रहा है 20 रुपया का हमारा उपज हो रहा है, 20 रुपया पूरा टैक्स चोरी में लेके चला जा रहा है लोग। तो किसान की स्थिति कौन सी रह गई, दयनीय की दयनीय ही रह गई। ओकरा बाद देखा जाए तब पाली भाषा का एगो शब्द है गहपति। गहपति बोले तो गहपति किन लोगों के लिए यूज होता था, तो छोटे किसान और जमींदार के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधान कौन सी होता था बाबू, तो प्रधान का होता था शक्तिशाली होता था। अब प्रधान का जो पद था वो वंशानुगत था, मतलब आज हम है तो हम काल हमार लड़का ओकर बाद ओकर लड़का पोता नाती होता, पूरा ये कौन सी था, वंशानुगत पद था। आई क्या करता था, किसान उसान हर चीज़ हर कोई का ही शोषण अति शोषण करता था। और बाद बेलौर का देखा जाए तो बेलौर किसको बोलते हैं बाबू, तो ये बड़े जमींदार को क्या बोला जाता है, तो बेलौर बोला जाता है। और बाद हलवाहा या फिर उर्वर किसको कहा जाता था, तो दास अनिमाई को कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से ये देखिए सब ऑब्जेक्टिव है हमारे बाबू, एको को छूटा यानी कि 1 नंबर सीधा हाथ से गया। और बाद भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण हम लोग देखते हैं। तब भूमि दान करने का जो था, देखिए भूमि दान करने की अनुमति महिलाओं की नहीं थी उस समय। आज भी आप लोग देख सकते हैं कि जमीन जब भी लिखवाया जाता होगा तो किसके नाम पर, आप लोग एकदम तहे दिल से सब कोई बताएगा कि जमीन जब भी लिखवाया जाता है तो मम्मी के नाम पर, आप लोग की माँ के नाम पे लिखवाया जाता है। लेकिन मम्मी उस ज़मीन को बेच नहीं सकती, नहीं कीन सकती। मम्मी के नाम पर तो किनवाया जाता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती हो। यानी कि जो हमारा भूमि है, भूमि पर महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार नहीं अभी है, ना ही पहले था। लेकिन एगो हम लोगों को देखा जाए प्रभावती गुप्त के बारे में, तो प्रभावती गुप्त किसकी लड़की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्वेश्चन पूछा गया है। इसका शादी कहाँ पे हुआ था, वकाटक परिवार में हुआ था, यानी कि वकाटक वंश में हुआ था। कौन चीज़, वकाटक वंश के राजा से हुआ था। प्रभावती गुप्त कौन सी बन गई थी, रानी बन गई थी। और ये कौन सी की थी, भूमिदान की थी। यहाँ पे याद रख सकते हैं लोग, ऐसे क्वेश्चन आएगा जो उस समय महिलाओं की स्थिति कैसन थी, ये भूमिदान नहीं कर सकती थी। लेकिन आप लोगों को बताना है ना भैया, सब महिला नहीं कर सकती थी, लेकिन हम लोगों को पता चला है कौन चीज़,
जो प्रभावती गुप्त जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जिसका शादी हुआ था बकाटक वंश में, वो बहुत दान की थी भूमि। अच्छा, ये भूमि दान काहे खातिर किया जाता था? तो पहले कौन चीज होता था, जो राजा जब कमज़ोर होने लगता था, राजा जब कमज़ोर होने लगता था तो लोगों को अपने में मिलाने के लिए, मत जुटाने के लिए, समर्थन पाने के लिए भूमि दान देता था। दूसरा का राजा अपना आपके एकदम शक्तिशाली, अपने आप के उत्कृष्ट बताने के लिए बहुत बार का राजा है, हम देखो भूमि दान दे रहा है, इस चीज़ के लिए दान देता था। और तीसरा का कौन चीज़, तो तीसरा का जो हमारा यहाँ पे बात है वो बंजर जमीन पर अथी उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, मान के चलिए कोनो बंजर जमीन पड़ा है उसको दान कर दो, कृषि योग्य होगा तो जरूर कुछ ना कुछ टैक्स मिलेगा हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग छठा नंबर की पॉइंट, नगर और व्यापार, है ना, यानी कि नगर और व्यापार में क्या संबंध था, तो इसको धर धर हम लोग देखेंगे। तो देखिए नगर के बारे में बाबू देखा जाए तो नए नगर, जितने भी नए नगर हमारे उभर के सामने आए थे वो सब एक न एक व्यापार के केंद्र के रूप में बन गए थे। जैसे देखा जाए महाजनपद की राजधानी, तो जितनी भी राजधानी थी, राजधानी होता है यार व्यापार के लिए तो फेमस होता है, अलग अलग जगहों से वहाँ पे लोग आते हैं, तो व्यापार वहाँ पे तो एकदम चरम सीमा पे पकड़ लेता है। उसके बाद पाटलिपुत्र जैसे जो भी हमारी शहर थी, जो भी नगर थी, वो नदी के तट पर बैठा हुआ था, बसा हुआ था, जे के कारण नदी के कारण उसका व्यापार बहुत मस्त होता था। फिर उसके बाद देखा जाए तो पुहार कौन चीज़ बाबू, तो पुहारी जो नगर था हमारा, ये कौन चीज़ के तट पर था, समुंदर के तट पर था, जे के कारण समुंदर से यहाँ पे व्यापार खूब मस्त होता था। उसके बाद देखा जाए तो मथुरा जैसा हमारा जो शहर था वो व्यापार के लिए और सांस्कृतिक के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए एकदम फेमस था। मथुरा कौन कौन चीज़ के लिए फेमस था बाबू, तो हो जाएगा व्यापार के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए एकदम धांसू जगह था। उसके बाद आगे देखा जाए तो संभ्रांत और शिल्पकार, है ना, यानी कि जो भी हमारे इन सब जो हमारे नगर थे, शहर थे, इन सभी में अधिक जनसंख्या में लोग कौन से रहते थे, तो संभ्रांत लोग रहते थे और शिल्पकार लोग रहते थे। उसके बाद देखा जाए तो पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछता है जी कृष्ण मार्जित पात्र बताइए, कृष्ण मार्जित पात्र क्या है, तो आप लोग को बताना थरिया लोटा हेन तेन कुछ हो को यार, अगर उसको हम चमकदार कलई कर दिए, कैसन का चमकदार कलई, देखिए चमकदार कलई, थरिया लोटा बर्तन कोनो भी बर्तन ले लीजिए, ऊपर चमकदार कलई कर दिए तो उसको कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। उसके बाद आगे देखा जाए तो देखिए उत्पादकों और व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है, श्रेणी। संघ के मतलब मान के चलिए 20-50 आदमी मिल गए एक ही काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमारा काम है मान के चलिए कोनो कच्चा सामान खरीदना, जैसे मान के चलिए हम लोग तेल का कंपनी बैठा रहे हैं, तो हम अकेले कौ मान के चलिए कितना दूर व्यापार कर पाएंगे, तो हम अपने वैसा क्या करेंगे, तेल के व्यापारियों को 50 को के धरेंगे, कहा जाएगा भैया हम सब मिल चलेंगे, अब पूरा बिहार पर कब्जा कर लेंगे, बीच में कोई दूसरा नहीं घुसना चाहिए। तो जितना होगा सभी आदमी का काम का होगा एक जैसा होगा, ये सब कोई क्या करेगा, कच्चा माल खरीदेगा और सामान बना करके तेल बना के क्या करेंगे, हम सभी आदमी एग्रीमेंट के तहत कौन सी बाजार में बेचेंगे, हाँ हई बाजार तुम ले जाओ, हई बाजार हम बेचते हैं। अब हम 50 आदमी साथ में क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि अगर अकेले रहेंगे तो लूटा जाएंगे, अकेले हम लेके जा रहे हैं पीछ पाते रास्ता पर, रुक 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 लेके गया, लेकिन 50 आदमी का संग रहेगा तो कोई भी डकैती उकैती के लिए उस समय बचा जा सकता था। आगे देखा जाए तो उपमहाद्वीप में उसके बाहर हमारा जो व्यापार, तो उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार जो हमारा होता था, नदी मार्ग से भी होता था, जल मार्ग से भी होता था और स्थल मार्ग से भी होता था। बंदरगाह की क्या भूमिका थी, तो देखिए इधर जितना भी हमारा अरब सागर की ओर बंदरगाह था, तो उस तरफ के बंदरगाहों से हमारा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के तरफ हमारा व्यापार होता था। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की ओर हमारा बंदरगाह था, उसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार होता था। फिर ए में देखा जाए तो क्या बोलते हैं बंदरगाह समुद्र, तो समुद्र में हम लोगों को कई प्रकार के उस समय बाबू समुद्री लुटेरे भेटा जाते थे। अरे चचा रुको 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 रुको, चल हट उतर तुम, सारा सामान लेके एकदम लेके चला जाता था, लो चुरा के लेके चला जाता था, जे के कारण वही जो श्रेणियाँ थी, लोगों का श्रेणियाँ और व्यापारियों का जो संघ था, इन लोग को बहुत बारी क्षति पहुँचता था। अब बताइए ना आप लोग, पूरा एकदम समुद्र जहाज पर से उतरा, हैंड अप करा करके उतार के लेके चला गया। जे के कारण राजा क्या करता था, सेफ्टी टैक्स लगाता था, यानी कि सुरक्षात्मक टैक्स लगाता था इन सभी व्यापारियों और संघों के ऊपर। भैया तुम हमारा कितना है दो टैक्स दो, हम तुम्हारा इधर अगर इधर से रास्ते से जा रहा हो, इधर का रास्ता मारो है तो इधर से तुमको टैक्स देना पड़ेगा, बदले में हम तुमको क्या देंगे, ऐसी सुरक्षा देंगे। तो देखिए मत्स्यभुवन जो कि तमिल भाषा का शब्द है, कैसन का बाबू, तमिल भाषा का शब्द है। उसके बाद सत्यथवाव, ये कौन सी है, ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है। उसके बाद सेठी, है ना,
ये कौन सी बाबू देखिए यहाँ पे मत्स्य भुवन, ओकरा बाद सतथवा है ना, सतथवा है ना, ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है। ओकरा बाद सेठी है ना, ये जो तीनों नाम है, ये तीनों कॉमन ही नाम है। किन लोगों के लिए कहा जाता था? तो बड़े किसानों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए। पूछ देगा जी सेठी का मतलब इनमें से कौन सा है बाबू, हमारा जी का मारना होगा बड़े धनी, बड़का और ओकरा बाद धनी व्यापारियों के लिए। अब देखिए ये व्यापारी लोग काम कौन चीज़ के करते थे? तो नमक का, अनाज का, कपड़ा, धातु से बनने वाले उत्पाद, गहना गुड़िया का, पत्थर, लकड़ी और जड़ी बूटी का आयात निर्यात व्यापारी लोग करते थे। ओकरा बाद देखा जाए तो रोमन साम्राज्य को हम लोग भारत से का निर्यात करते थे? तो काली मिर्च, मसाला, कपड़ा, जड़ी बूटी। याद रहना चाहिए हर हाल में पूछा जाता है 2 नंबर में हमारे बाबू। अभी करा आगे आपको का बताएं रोमन साम्राज्य को कौन कौन चीज़? तो काला मिर्चा है ना, काला मिर्च, ओकरा बाद मसाला, कपड़ा और जड़ी बूटी। आगे देखा जाए जड़ी बूटी के नहीं गया यार, ऊपर वाला हो गया ना, नीचे अब हम लोग को देखना है। अब किसान और सिक्का और राजा। तो उस समय क्या बोलते हैं उसको, वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली भी थोड़ा बहुत होता था। जैसे आज भी तो पता ना है ना, जैसे गांव में अपन लोग रहते थे तो होता था कौन सी, मलाई बर्फ लाता था, बर्फ़ बेचे वाला तो गर्मी के दिन में आता था तो उसको हम लोग कौन चीज़ दे देते थे? गेहूँ दे देते थे। गेहूँ, धान, चाउर कुछ होते जाता था, आदमी कटोरा डूबा में लेके जाता था, लो। अब बदले में वो क्या दे देता था? हम लोग को बर्फ़ दे देता था। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली भी थोड़ा बहुत था, लेकिन व्यापार कौन चीज़ के माध्यम से होता था भैया? तो वो होता था सिक्का के माध्यम से। तो अब हम लोग को सिक्का के बारे में देखना है। तो देखिए सबसे पहले आहत सिक्का, कौन चीज़? सबसे पहले आहत सिक्का चलाया गया। सबसे पहले बताइए प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया गया? तो बाबू मारना है आहत सिक्का। आहत सिक्का कौन चीज़ का बना होता था? तो तांबा और चांदी का मिक्सर था, है ना। तांबा और चांदी को मिला करके बनाया जाता था आहत सिक्का। सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया गया? आहत सिक्का। कॉन्फर्म। आगे चलते हैं। ओकरा बाद देखा जाए तो अब एगो मतलब देखिए सिक्का तो वही रहेगा, गोल चरकुटा वही रहेगा ना, लेकिन अब सिक्का पर क्या हो गया? सिक्का पर शासक अपना नाम लिखवा देता था और प्लस में अपन फोटो बनवा देता था। तो ऐसा का सिक्का पूछ देगा जी ऐसा कौन से शासक थे लोग, ऐसा कौन से वंश के थे लोग, शासक लोग जो कि सर्वप्रथम अपने चित्र के, अपने नाम के साथ सिक्कों पर चित्र भी बनाना शुरू किया था लोग। तो वो किया था लोग हिंद यूनानी शासक। कौन सी बाबू? हिंद यूनानी शासक। सबसे पहले सिक्का पर नाम और फोटो लिखवाना कौन शुरू किया लो? तो हिंद यूनानी शासक लोग। ओकरा बाद सोने का सिक्का है ना, सोने का सिक्का कहने गया है, हाँ सोने का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था? तो कुषाण लोग। कौन चलाया था बाबू? कुषाण लोग चलाया था। ओकरा बाद देखा जाए तो यौधेय शासक लोग क्या करा था? लोग ये लोग तांबा का सिक्का चलाया था। कौन चीज़? तांबा का चलाया था लोग। ओकरा बाद गुप्त शासक लोग का किया? शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। कैसन का? शुद्ध सोना का सिक्का। अभी आप लोग बोलिएगा कि सर सोना का सिक्का तो कुषाण लोग भी चलाया था, लेकिन बाबू उन लोग के समय में उतना क्या बोलते हैं उसको, अमीरी गरीबी धनी, मतलब उस समय इन लोग का साम्राज्य उतना समृद्ध ना था, जे के कारण ये लोग जो सोना बनाता था लोग, सोना में तांबा उंबा ये सब था नहीं बनी मिक्स कर देता था लोग। लेकिन गुप्त शासक आया लोग एकदम कमाल करके रख दिया लोग, शुद्ध सोना का सिक्का चला दिया लोग, है ना। शुद्ध सोना का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाया था? तो गुप्त शासक। कहने गया गुप्त शासक, है ना। लेकिन खाली सोना का पूछे थे तब कुषाण। दोनों में एकदम कन्फ्यूजन है, ये कर शुद्ध होने का और कुषाण। 7 नंबर हम लोग को देखना है लिपियों का मूल बातें। मूल बातें में हम लोग क्या देखेंगे? लिपियों का अध्ययन, यानी कि जो नहीं लिपियाँ लिखा रहती है, अभिलेख हम लोग को मिलता है। ये अभिलेख को हम लोग कैसे पढ़ पाते हैं? तो देखिए अभिलेख कौन सी होता है? अभिलेख जौन भी हम लोग को मिला है वो प्राकृतिक भाषा में मिला है। कौन भाषा में बाबू? प्राकृतिक भाषा में मिला है। उसके बाद खरोष्टी अभिलेख, क्या बोलते हैं इसको? खरोष्टी लिपि अभिलेख ना, जो खरोष्टी लिपि है हमारा ही खरोष्टी लिपि में जितने भी हम लोग को अभिलेख मिले हुए हैं उस सब केने करके मिला है? एने कर पश्चिमोत्तर भारत से केने गया, हाँ पश्चिमोत्तर भारत से हम लोग को कौन सी मिला है? खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिला है। कौन चीज़? खरोष्टी अभिलेख में। और वो जो खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस से पढ़ा था। कहिया पढ़ा था? तो 1838 में पढ़ा था। एकदम ये जो बात है एकदम दिमाग में छाप के याद रहना चाहिए। जो खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंस से कब? तो 1838 में। ओकरा बाद अभिलेख के बारे में हम लोग देखें तनी तो अलग अलग जगहों से मिलने वाले अभिलेख की विषय, शैली, भाषा, ओकरा बाद पूरा लिपि विज्ञान, है ना, सब में क्या होता है? समानता देखी गई है। जैसे मान के चलिए कौन अभिलेख हम लोग को भारत के यहाँ से मिल गया, बिहार से, कौन अफगानिस्तान से मिल रहा है, कौन पाकिस्तान से, इस सब में समानता है। एक मतलब कौन चीज़ है? ई एक काल का होगा,
जैसे अभी आप लोग देखिए ना, अभी जो हम लोग के मोबाइल का, अभी जो हम लोग के वर्तमान का मोबाइल है, सब कोई के सेम होता है ना। मतलब देखने में इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सेम है, भले के पीछे 2-4 गो का कैमरा लागल हो, 5 गो लागल हो, 1 गो लागल हो, लेकिन मोबाइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। लेकिन कुछ दिन बाद इसके पहले का देख लीजिए लोग, 10 साल 20 साल पहले का तो मोबाइल आता था तो बेटा लोरहा नहीं हो एकदम, हेलो के बोलतो ओकरा तनी और पीछे जाइए तो एकदम बारका चुका बाक्सा नहीं रहता था, टेलीफोन स्टूडियो, है ना। तो ये सब कौन चीज़ एक समय कालखंड को, ये सब कौन चीज़ समानता को दिखाता है जनाब। यही सब चीज़ एक एगो एकदम समान समय का। ओकरा में जो ये अभिलेख होता था, अभिलेख तो ले जाके कोनो के गए चल लाओ यार खेत में हलाते हैं, खेत में तो हलाया ना जाएगा, खेत में कौन पढ़ने जाएगा। तो अभिलेख जो होता था, इसको अभिलेख को कहाँ पे लोग हलवाते था, लोग राजा कहाँ पे लगवाते था लोग, तो यातायात मार्ग पर रोड के किनारे लगा दो, जो आएगा पढ़ लेगा, चाचा चाची भैया भाभी। ना तो कोनो धार्मिक स्थल बोले तो पूजा पाठ के स्थल, मंदिर वंदिर के आसपास में लगवा दो कि लोग पूजा वूजा करने जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा 8वां जो बच गया है, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी कि अभिलेख जो हम लोगों को मिल रहा है, जो उन बड़का बड़का पत्थर पर लिखल हुआ मिल रहा है, इसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं पूछ देता है। तो इसकी सीमा जो पहल का होगी, अभिलेख का नष्ट हो जाना। कोनो बड़का जो का अभिलेख था आधा टूट के नष्ट, है ना, यानी कि अभिलेखों का नष्ट हो जाना। उसके बाद क्या हो सकता है, अक्षर लुप्त हो गया, यानी कि कुछ तो लिखा है लेकिन बीच में कुछ अक्षर है, जैसे मान के चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मदन मदन मदन, अब बीच में का द चला गया, मकन मघन मखन, यहाँ पे ये द को हटा दिए तो मतलब इसका कौन सी अक्षरों का लुप्त हो जाना, जो कि हमारे अभिलेखों की पढ़ने में सबसे बड़ी बाधाएं आती है। उसके बाद शब्दों का वास्तविक अर्थ, यानी कि शब्द हम कुछ लिखे हैं और उसका लेकिन अर्थ मान के चलो, हम शब्द लिखे हैं, मान के चलिए हम लिखे खुशी, है ना, तो खुशी का अर्थ आप क्या निकाल रहे हो। कितना लोग होंगे जो हैप्पीनेस निकालेंगे, लेकिन कितना लोग लाल पियर, है ना, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो उसके बाद कौन चीज़ शब्दों का वास्तविक अर्थ निकालने में प्रॉब्लम आता होगा। उसके बाद अभिलेख का अंश, मान के चलिए कोनो बहुत बार का अभिलेख है लेकिन पूरा अभिलेख हम लोगों को ना मिला, उसका मात्र कुछ ही अंश मिला है, तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन, उसके बाद देखा जाए तो ये जो अभिलेख होता है कौन चीज़ बड़े, और अभिलेख कब लिखवाया जाता था, खैनी बना रहा है आदमी, कोनो अभिलेख थोड़ा लिखवा देगा। कोनो बड़ा विशेष अवसर पर कौन चीज़ ये लिखवाते था लोग, कौन बाबू लिखवाने वाला, यानी कि राजा महाराजा लिखवाता था लोग। अब राजा महाराजा लिखवाएगा तो वो मजदूर के बारे में थोड़ा लिखवाएगा, वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा, है ना, जिससे ये जो हमारा व्यक्ति क्या कहते हैं इसको अभिलेख से हम लोगों को मजदूर वर्ग के बारे में, किसान वर्ग के बारे में जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती थी। सो आई होप कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आप सभी को खूब बढ़िया से एकदम मनपसंद अच्छे से समझ में आया होगा ना। बाकी आप लोगों को जो पर डे का क्लास का PDF है बाबू आप लोगों को मिल जाता होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना PDF है सब कुछ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है ना। और रहा बात इसके अगले वाले चैप्टर का, तो अगले वाला चैप्टर नहीं, अभी इसका आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, और रोज़ शाम 7 बजे अब एकदम आप लोग का धराधर क्लास चलेगा। पूछ रहे थे ना कि सर इतना जल्दी कैसे कंप्लीट होगा, वैसे कंप्लीट होगा, आप लोग भी देखते रहिए। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।